एग्जाम में कोट्स की रेलेवेंस थोड़ी बढ़ गई है, और खास करके एंथ्रोपोलॉजी के कोट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो हम डिस्कस कर लें क्लास में, थोड़ा सा उसके बारे में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, दैट इज रुथ बेनेडिक्ट। ठीक है, रुथ बेनेडिक्ट कौन थी? शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ फ्रांस बोइस। फ्रांस बोइस आपको पता है, जिनको फादर कहा जाता है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का, और उन्होंने कल्चर रिलेटिविज्म जैसी अप्रोच दी, जिसकी वजह से आज की डेट में एंथ्रोपोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो रुथ बेनेडिक्ट क्या कहती हैं? द पर्पस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर ह्यूमन डिफरेंसेस। ठीक है, तो क्यों इन्होंने ऐसा बोला? आप लोगों को क्या लगता है? देखो, इनका जो भी थॉट प्रोसेस है ना, वो निकल कर आ रहा है इनके गुरु से, फ्रॉम फ्रांस बोइस। ठीक है, हमने देखा, पढ़ा हमने लास्ट क्लास में कल्चर रिलेटिविज्म, कि कैसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच रखते थे, और एथनोसेंट्रिक अप्रोच की वजह से ही मतलब उन्होंने इंडियंस को भी सब्जुगेट करके रखा इतनी दिन तक। मतलब उन्होंने हमें साइकोलॉजिकली इस सिचुएशन में डाल के रखा, और हमें खुद में लगने लग पड़ा कि वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है ना। उन्होंने जैसे बोला व्हाइट मैन्स बर्डन, तो हमें लगने लग पड़ा कि दे आर सुपीरियर टू अस, व्हाइट रेस जो है वो हमसे सुपीरियर है काफी सारे एस्पेक्ट्स। तो ये मिथ जो था एक तरीके का, ये बस्ट तो हो गया। हमने देखा जो यूनेस्को में स्टेटमेंट आई ऑन रेसेस, अच्छा इस क्लास, हाँ, यूनेस्को स्टेटमेंट ऑन रेसेस, तो वहां में पता चलता है कि 99.99% जो जीनोम है वो सेम है सारी स्पीशीज का। तो फिर हमें इस तरीके से रेस के बेस पे डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। तो वहीं ये एंथ्रोपोलॉजी हमें कैसे बताता है? तो एंथ्रोपोलॉजी की कुछ टर्म्स हैं, जैसे कल्चर रिलेटिविस्ट, वो हमें हेल्प करता है, वो हमें एक ऐसा व्यू पॉइंट देता है कि हम दूसरे एस्पेक्ट की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें कि वो कल्चर कैसे आया है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और ना कि हम आपस में लड़े। ठीक है, डिफरेंसेस तो होंगे ही, क्यों? क्योंकि देखो कल्चर यूनिक है, हर कल्चर यूनिक है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर भी होगा। एक सोसाइटी में मल्टीपल कल्चर्स हो सकते हैं, अलग अलग सोसाइटीज हो सकती हैं। तो अगर हम सोच अपनी वैसी रखें, है ना, रिलेटिविस्ट अप्रोच रखें अगर हम, तो हम एक दूसरे के कल्चर को प्रेज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, और फिर वहां पे डिफरेंसेस में भी हम एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी हमने देखा कि 4 फोल्ड डिवीजन के थ्रू 4 ब्रांचेस निकलती, और चारों में ही हम ह्यूमंस को हर एस्पेक्ट में उसको पढ़ते हैं, तो इसीलिए एंथ्रो को होलिस्टिक ब्रांच भी कहा जाता है। तो आज की डेट में आप लोग देखते हो कि वर्ल्ड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके पीछे भी यही एस्पेक्ट, ठीक है, कहीं एथनिसिटी का एस्पेक्ट है। ठीक है, यूएस और यूएसएसआर का हमें पता है कि हिस्टोरिकली कोल्ड वॉर में इशू था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आज की डेट में देखो यूक्रेन रशिया तो सेम ही थे ना, ये तो यूएसएसआर का पार्ट ही थे, तो ऑलमोस्ट एथनिसिटीज भी इनकी सेम है, लेकिन बड़े छोटे लेवल पे ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जिनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, और आज की डेट में उसने कितनी खतरनाक शक्ल ले रखी है। वहाँ क्राइम्स हो रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है, गैस इस्तेमाल की जा रही है, केमिकल वेपन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कामाकाजी ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाकी जगह पे भी आप देखो, अलग अलग जगह में, जैसे ट्राइब्स के बीच में देख लो आप, ठीक है, या फिर आप पॉलिटिकल स्फेयर देख लो, कई दफा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी क्या किया जाता है, दो कम्युनिटीज को आपस में लड़ाया जाता है। ठीक है, तभी मैं देख रहा था, न्यूज देख रहा था, तो उसमें आ रहा है कहीं की समोसा बना रहा था, उसमें बीफ डाला हो, मतलब ऐसा बोल दिया गया कि एक शॉप है वो बीफ सर्व कर रही है समोसे में। तो ऐसी चीजें कई दफा की जाती हैं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर खराब करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सेफ बनाती है वर्ल्ड को रहने के लिए। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं हम उनको समझ सकते हैं, हम डायरेक्टली एकदम एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं चले जाते, हम उसको समझते हैं कि रीजन क्या होगा इसके पीछे का। और ऐसा पहली दफा कोट किसने दिया है? रुथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है, अब रुथ बेनेडिक्ट कौन है? वी नो दैट शी इज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और जिसको फाउंडर ऑफ द स्कूल बोला जाता है, कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, कल्चर पर्सनैलिटी
स्कूल, ये हम पढ़ेंगे। कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल क्या बोलता है कि क्या कल्चर और पर्सनैलिटी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो 2-3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ आएंगे। जो पहली है रुथ बेनेडिक्ट, ये क्या कहती हैं, ये कहती है कि जो हमारा कल्चर है ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी पर्सनैलिटी को, ठीक है। और इसके लिए इसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए। इसने कल्चर ट्रेट्स, कल्चर कॉम्प्लेक्सेस, कल्चर पैटर्न्स, वो सब हमें बताएगी, ये हम पढ़ेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने कम्युनिटीज को ब्रेक किया अपोलो और डायोनीजियन में। अपोलो कम्युनिटी इसने वो बोली जिसमें ट्रेड्स अच्छे थे, ठीक है, गुड ट्रेड्स, और डायोनीसियन आएगा जिसमें बैड ट्रेड्स, ठीक है। मतलब इसने बोला कि आप कम्युनिटी को देखो कि वो लोग कैसे हैं, क्या वो अच्छे हैं, मिलनसार हैं, आपस में अच्छे से रह रहे हैं, और उनको कैटेगराइज किया इसने अपोलो, ट्रेड बोला अपोलो। और डायोनीसियन आ गया थोड़ा सा विक्ड, थोड़ा डीमन लाइक, कि जो आपस में कुछ नहीं रह रहे, एक दूसरे की जेलसी कर रहे हैं, एक दूसरे में हमेशा अटैक करते रहते, तो उस टाइप की कम्युनिटी। तो दोनों में कौन सी कम्युनिटी, कौन सा कल्चर ज्यादा देर अच्छे से सरवाइव कर सकता है, इस टाइप। तो फिर इसने आगे क्या किया, इसने नेशनल स्टडीज करी, ठीक है, जापान में नेशनल स्टडी करी, बुक लिखी क्रिसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड। क्रिसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड, ठीक। इसने बोला कि जापानी बच्चे जो होते हैं, क्रिसेंथेमम क्या है, ये जापान का नेशनल फ्लावर है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो बच्चे होते हैं जापान में, इनको एकदम फ्लावर की तरह रखा जाता है, किड्स को ट्रीट किया। किड्स मतलब कि 18 साल से कम वाले। और जापान का कल्चर ये है कि 18 साल के बाद बच्चा पूरा सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, तो पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो 18 साल के बाद अब बच्चे के सिर पे हमेशा क्या लटकेगी, तलवार। तो उसको खुद ही सारा काम करना है अपना, खुद ही उसको अपना खर्चा निकालना है, घर से निकाल दिया जाता है, खुद उसको कहीं पे अपना घर तलाश करना है, रेंट देना है, रेंट देने के लिए काम करना पड़ेगा। तो अब जब उसको कहीं से भी कुछ मिलता नहीं है, पेरेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो रूड हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसा है, सोर्ड की तरह, की सोर्ड लटकती रहती है। तो इसने नेशनल कैरेक्टर में क्या स्टडी किया जाता है कि पूरी नेशन का कैरेक्टर स्टडी किया जाता है। अब उस टाइम पीरियड में क्या था कि जापानीज प्रिजनर्स ऑफ वार थे, ठीक है, जापानीज प्रिजनर्स ऑफ वार थे, जिनको क्या किया गया था, अमेरिका ने कैप्चर करके रखा हुआ था। तो उन पे स्टडी की थी इसने, उन पे इसने स्टडी किया था, और ये डिस्टेंस से स्टडी किया है। ये जो नेशनल कैरेक्टर स्टडी किया है, इट हैज बीन स्टडीड फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि खुद जापान नहीं गई है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत ही चीजें, ये एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। अपना सिलेबस निकालो, चैप्टर नंबर 6, उसमें आएगा कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल। रुथ बेनेडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पेपर में भी आई थी, पिछले साल भी आई थी, ये लास्ट ईयर भी पेपर में आई थी, इस साल भी पेपर में आई थी, केएस के। तो कितना इंपॉर्टेंट है सोच लो। तो ये कोड तो आपको आना ही, अगर मतलब पेपर में आ रही है तो कोड तो लिखोगे, ठीक है। मिला आपको चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 ओपन करो, वहां आपको दिखेगा कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल। वहां आपको 4-5 नाम दिखेंगे, वहां आपको रुथ बेनेडिक्ट दिखेगी, मार्गरेट मीड दिखेगी, लिंटन दिखेगा, कोरा डू बोइस दिखेगा, कार्डिनर दिखेगा, ठीक है। तो वो सब लोग हैं। ये एक्चुअल जब हम वहां स्कूल पे पहुंचेंगे ना, तो क्या होगा, ये बोल रही है कि कल्चर इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी को। जो मार्गरेट मीड आएगी वो बोलेगी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती है कल्चर को। जो आगे वाले आएंगे वो बोलेंगे कि दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस। तो आज की डेट में हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा है। तो ये कोड आप कैसे इसको अपने काम में ला सकते हो, आपने जो छोटी नोटबुक लगा रही है, एक जो मैंने आपको बोला था शॉर्ट नोट्स वाली, वहां पे आप एक सेपरेट 2 पेज लगाओ कोट्स वाले, ठीक है, सेपरेट पेज लगाओ कोट्स वाले। उसमें आपने क्या करना है, कोट किसने दिया वो लिखना है, ठीक है। और उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे ये है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि एंथ्रो पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको पता ही है, ठीक है। एंथ्रो होलिस्टिक डिसिप्लिन है, ठीक है। इसमें हम मैन को स्टडी करते हैं फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट, सारी चीज हर एक एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं, ठीक है। ओरिजिन, एवोल्यूशन, वेरिएशन वगैरह हर एक चीज स्टडी करते हैं। तो वो सारा रिसर्च मेथड्स हैं जो हमें एविडेंस बेस्ड चीजें पता लगा के देते हैं। हम फील्ड वर्क करते हैं, हमें और अच्छे से पता चलता है।
हम सोसाइटीज को आपस में कंपेयर भी कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज, और कंपेयर करते वक्त भी हम रिसर्च मेथड ऐसे रखते हैं कि एमिक और एटिक अप्रोच दोनों इस्तेमाल करते हैं। एमिक होती है इनसाइडर्स, एटिक होती है आउटसाइडर्स। पहले एथनोसेंट्रिक थे लेकिन हमने इसको खत्म करके कल्चर रिलेटिव, और कल्चर रिलेटिविज्म भी दो टाइप का आएगा। हमने कौन सा वाला, एक क्रिटिकल वाला। क्रिटिकल कौन सा होता है कि अगर आपका कोई ह्यूमन राइट वायलेट हो उसको ठीक है। तो वैसे बड़े सारे इश्यूज होते हैं, जैसे सबरीमाला इशू था, ठीक है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, सती, चाइल्ड मैरिज वगैरह वगैरह, उन सबको अच्छे से एड्रेस करता है एंथ्रोपोलॉजी, हेल्प करता है हमें सोसाइटी को पढ़ने। देखो वर्ड सेफ, वर्ड में रहेगा कौन, इंसान, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस अगर ढंग से एक दूसरे को समझेंगे, अपना पास्ट समझेंगे, तो उनको पता है ना पास्ट में ये सब करके, लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजन, तो जितना यूरोप में क्रूसेड्स निकाले गए हैं रिलीजन को प्रोपोगेट कराने के लिए, और उससे जितनी डेथ्स हुई है आज तक कहीं भी नहीं हुई है वर्ल्ड में। तो अगर हम उसको देख के भी ना समझ पाए, अभी भी हम लड़ते रहें रिलीजन के बेस पे, तो उसका कोई अंत थोड़ी है। तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा हिस्ट्री में हुआ क्या है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि एंथ्रो तो हर एक फील्ड को डिस्कस करती है ना, आर्कियोलॉजिकल करती है, लिंग्विस्टिक करती है, हर एक चीज। तो हमें हेल्प करता है ये कि दुनिया को एक सेफ प्लेस बनाने। ठीक है, तो ये कोट है। अब हम इसको बंद करते हैं, अब हम अपना हिसाब किताब देखते हैं पढ़ने वाला। हमने आज कहाँ तक कर लिया था उसको।